हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुबे फ्रॉम इकोविजनल। आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉस्ट। क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी थी इसमें, तो मैंने कहा डेफिनेशन यहीं से हम लोग देख लेंगे और समझाने वाली चीज़ मैं यहीं साइड में ड्रॉ करके समझा दूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, जैसे प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर है पहला टॉपिक फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ये कॉस्ट फिक्स रहेगी, तुम आउटपुट बढ़ाओ या कम करो। जैसे मान लो एक पेन बनाऊं, दो बनाऊं या पेन ना भी बनाऊं, जो मेरी फैक्ट्री है, मैंने एक फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, तो उसका जो रेंट है वो मुझे देना ही पड़ेगा। चाहे मैं अपने ऑफिस में किसी महीने 0 पेन बनाऊं, चाहे 10 बनाऊं, चाहे 15 बनाऊं। तो ये स्टार्टिंग की अभी हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन कोई बड़े लेवल का है, उसके लिए तो फिक्स कॉस्ट नहीं होती। पर अभी हम स्टार्टिंग की एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो एक ही फैक्ट्री जिसने रखी हुई है, तो उसका रेंट उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो एक पेन बनाए चाहे 2 पेन बनाए। तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में लिख देंगे हम इसे FC। और नीचे अभी हम टेबल बनाएंगे, तो यानी एक पेन बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। मान लो हमारी 10,000 10 लाख कुछ ऐसे है, तो वो 10 ही रहेगी। पेन जितने भी बना लो, जो हमें ऑफिस का रेंट भरना है वो 10 ही रहेगा, आगे 1000 लाख जो भी है। अगला वेरिएबल कॉस्ट, नाम से ही लग रहा है ये वेरी करेगी। जैसे उसका रॉ मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह, जितने पेन ज़्यादा बनेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। तीसरा टोटल कॉस्ट, ये तो नाम से ही लग रहा है इन दोनों कॉस्ट को जोड़ दो। अभी एक टेबल बना के हम इसको समझ लेते हैं। तो ये देखो फिक्स कॉस्ट, आउटपुट का मतलब मेरा मतलब होगा यहाँ पर पेन, पेंसिल जो भी हम बना रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 हमने ले लिया अलग अलग। फिक्स कॉस्ट हमने 10 रखी है, तो वो फिक्स ही रहेगी, देखो सब जगह। वेरिएबल कॉस्ट बनाने का थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एक कॉलम ही पूरा मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, रफ वर्क है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पर पेन जो हमारा खर्चा है या कॉस्ट है, पर पेन खर्चे का कॉलम हम बना रहे हैं। तो 0 पे तो कोई प्लास्टिक नहीं लगा है, डैश ही है। ये पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से। इसीलिए जो पर यूनिट या पर पेन खर्चा है वो पहले थोड़ा कम होंगे, 10 9 8, फिर थोड़ा सा बढ़ा 8.5, फिर ज़्यादा बढ़ गया 10। तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे 10 8 6 7 फिर 10, ऐसे पहले गिराना है। पर पेन खर्चे को पहले तुम्हें गिराना है और बाद में उसको बढ़ाना है। ये देखो पहले गिरा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा। अब एक पेन बनाया, 10 रुपये का पर पेन खर्चा है, यानी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10। 2 पेन बनाए और 9 रुपये पर पेन खर्चा है, तो ये आ गया 18। 3 पेन बनाए, 8 रुपये पर पेन खर्चा, तो ये आ गया 24। 4 बनाए तो 8.5 पर पेन, तो ये हो गया 34, ऐसी 50। टोटल कॉस्ट निकालने में इन दोनों को प्लस कर दो, 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, ऐसे कर दिए। अब एक बात जो नोट करने वाली है कि 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 है। ये देखो 0। तो जब हम टोटल निकालेंगे तो फिक्स प्लस वेरिएबल करके टोटल, तो वो तो फिक्स के इक्वल ही आएगा क्योंकि ये तो 0 है। तो 0 लेवल पे ये खास बात है हमारी कि फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होते हैं, क्योंकि VC जो है वेरिएबल कॉस्ट वो 0 है। और अदरवाइज़ तुम देखो तो VC TC FC तीनों में सबसे बड़ा टोटल ही है, देखो हर जगह, क्योंकि वो इन दोनों को ऐड करके आया, इसलिए सबसे ऊंचा कर्व टोटल कॉस्ट का ही बनेगा। अभी हम कर्व्स बना लेते हैं इन सब के, तो प्लॉट करके देखते हैं ज़रा कि ये कर्व कैसे बन रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो है सिंपल कि अपना प्लॉट कर लिया, जैसे ये नीचे तो हमने रख लिया आउटपुट 0 1 2 3 4, और इधर हमने रख लिया डायग्राम का नाम। जैसे मान लो पहले हम बना रहे हैं FC, तो FC तो देखो 10 पे ही फिक्स है, तो 10 10 10, तो ये ब्लू कलर की जो लाइन बनी है प्लॉट करने के बाद, इसका मैं नाम रख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट बना लेते हैं, तो वो थी पहली 0, फिर 10, 18,
फिर उसके बाद 24, तो ये ऑरेंज कलर की जो बन रही है इसे जॉइन करके हमने लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट को प्लॉट करा, मैंने पहले कहा था ये सबसे ऊपर होगा, पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखो 10, वो सेम ही है, क्योंकि ये दोनों जो हैं स्टार्ट 10 से ही हो रहे थे, क्योंकि ज़ीरो लेवल पे मैंने अभी टेबल में भी तुम्हें दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो ज़ीरो लेवल पे जो FC और TC हैं ये सेम है, तो 10-10, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम होगा। और वेरिएबल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0, तो वो कर्व में ध्यान से यहाँ तुम्हें प्लॉट करते वक्त ध्यान रखना है। वेरिएबल कॉस्ट तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो वेरिएबल कॉस्ट, पर टोटल कॉस्ट और FC 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक इनमें पैटर्न नज़र आ रहा है हमें कि कर्व थोड़ा सा इस टाइप का घूम रहा है। इसको मैं अभी एक बार रफ में और बना के तुम्हें ऊपर दिखा देता हूँ कि जो कर्व है ना वो पहले कुछ इस टाइप का सा बना है। एग्जैक्ट प्लॉटिंग करके थोड़ा सा कर्व में ज़्यादा दे रहा हूँ, ऐसा। इसे बोलते हैं इंक्रीज एट, कोई चीज़ जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। और उसके बाद देखो यहाँ से ये इधर 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 ये स्पीड पकड़ ली इसने, तो यानी जो सेकंड कर्व जो हिस्सा बन रहा है, मैं कलर चेंज करके बना के दिखाता हूँ, जो बाद का कर्व का हिस्सा है वो कुछ इस टाइप का सा बन रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है। अगर थोड़ा इसको हम और एग्जैक्ट करके देखें, ये थोड़ा ब्रॉड कर रखा है, इसको कॉम्पैक्ट करके थोड़ा तुम देखोगे तो ये इसे बोलते हैं, इस टाइप के कर्व्स को इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, इसको मैं टेबल से भी समझा सकता हूँ, अभी तो मैंने ग्राफ से इसको प्लॉट किया है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है, पहली जो इसमें यहाँ से यहाँ तक देखो, बस इधर से इधर तक 10 की जंप, अगली देखो 10 से 18, 8 की जंप, फिर 6 की जंप, यानी जो ये बढ़ रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं फिर से नीचे बना देता हूँ यहाँ पर भी डायग्राम। स्लो स्लो जब कोई चीज़ बढ़ती है, ये प्रोडक्शन चैप्टर में भी तुम्हें बताया था, वो इस टाइप का कर्व लेता है, ऐसा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 10 की जंप, 8 की जंप, 6 की जंप। अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक की 24 से जो 34 की जंप लगी है, ठीक है, इसका मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। 24 से 34 की जो जंप लगी है, 10 की जंप, फास्ट जंप लग गई बड़ी। अगली देखो 34 से 50, 16 की जंप, और जो हाई जंप लगती है ना वो कर्व इस टाइप के घूमते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमारा 10 पे ही अटका हुआ था, तो वो मैंने 10 पे अटका दिया, लो फिक्स्ड कॉस्ट। अब जहाँ तक टोटल कॉस्ट की बात है, तो देखो वो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, मैं फिर से बता देता हूँ, डायग्राम जानबूझ के दोबारा बना रहा हूँ एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। वो FC से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से टोटल कॉस्ट, और वो VC के पैरेलल चलेगा। देखो क्यों, VC और TC इन दोनों में गैप देखो 10, अगले दिन देखो 10, फिर देखो 10, एक हमेशा 10 का गैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनके इसमें जो गैप है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इन दोनों कर्व्स में गैप कांस्टेंट रहेगा। अब मैथ्स कहती है अगर दो लाइनों में गैप कांस्टेंट है तो वो पैरेलल चलेंगे, यानी ये भी इसके ऐसे ही पैरेलल VC के चलेगा हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ डायग्राम का नाम आता है, यानी जो हम बना रहे हैं FC, VC, TC, और नीचे होता है हमारा आउटपुट। तो ये मैंने अंदाजे से प्लॉट करके दिखा दिया, और एग्जैक्ट प्लॉटिंग अगर हम ग्राफ पे करते हैं तो वो भी तुम्हें मैंने यहाँ पे दिखा दी। ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, पहले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, फिर इंक्रीजिंग रेट पे। अब इसके पीछे जैसे मैंने बताया, हमारा पिछला वाला चैप्टर जिम्मेवार है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें तुम्हें याद होगा प्रोडक्शन TP का कर्व पहले स्लो भागता है फिर फास्ट भागता है। इस चैप्टर में उल्टा है, पहले कर्व यहाँ तक जो है, अगर मैं इसको यहाँ तक ब्रेक कर दूँ यहाँ पर, तो ये स्लो बढ़ रहा है और बाद में ये फास्ट रेट पे बढ़ रहा है। ये बात अभी मैं मेंशन करूँगा अगले पेज पे। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ डायग्राम बना दिया एक,
आ जाओ फटाफट हो जाएगा अब ये आंसर। फिक्स कॉस्ट कर तो पैरेलल है, ये देखो फिक्स कॉस्ट, या इसको टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, एफसी या टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट को भी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। मान लो हमारी 2-3 वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो जोड़ के जो आई वेरिएबल कॉस्ट वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वीसी हो या टीवीसी, जो क्वेश्चन में लिखा है वही वर्ड तुम्हें यूज़ कर देना है। तो वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ये देखो ये बात मैंने अभी पहले ही बता दी थी, पहले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, बाद में फास्ट रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अब आ जाओ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कर्व एफसी से स्टार्ट होगा, ये मैंने पहले बता दिया था। और ये इसके पैरेलल होगा टीसी और वीसी, क्योंकि इन दोनों के जो बीच में गैप है ना, वो गैप का नाम है एफसी, और वो गैप हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये गैप हर जगह एफसी ही रहेगा, कांस्टेंट। ये लिखा है मैंने यहाँ एफसी, फिक्स कॉस्ट। तो टीसी भी पहले स्लो स्लो बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट पे, फिर इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि टीसी तो कुछ नहीं करता, वो तो वीसी के बस पैरेलल चलता रहता है। टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल होते हैं आपस में। तो ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है स्कूल के एग्ज़ाम में, कंफर्म मान के चलो इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। 3 टाइप की कॉस्ट तो हमने कर ली, अब इनकी एवरेजेस को हम समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब देखो जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है वो वाली कॉस्ट अपॉन आउटपुट। यानी कि अगर मुझे फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ऐसी अगर मुझे मान लो वेरिएबल कॉस्ट की निकालनी होती तो फॉर्मूला हो जाता वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो इस टाइप से हम निकाल लेते हैं एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम फिक्स कॉस्ट की। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो 10 ही है, हर बार हमने पहले ही देख लिया था। एवरेज निकालनी है तो इसको आउटपुट से डिवाइड कर दो। पहला तो नोट डिफाइंड है, 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.3, 10/4 2.5। अब देखो जिनके पास बचपन में भी बेसिक मैथ्स जिन्होंने कर रखी है, बेसिक मैथ्स तो सब ने कर रखी है, मैं 11th-12th की मैथ्स की बात नहीं कर रहा यहाँ, कि न्यूमरेटर जो है एफसी तो है हमारे पास, न्यूमरेटर वो तो है कांस्टेंट, क्योंकि एफसी हमें पता है कांस्टेंट रहता है। और जो आउटपुट है यानी डिनोमिनेटर वो बढ़ता जा रहा है। देखो पहले वो 1 था, फिर 2 हुआ, 3, तो जो आंसर आएगा वो गिरता ही जाएगा धीरे धीरे। 10 के 4 से डिवाइड करो, 10 को 5 से डिवाइड करो तो गिरेगा। इसीलिए ये कर्व जब हम प्लॉट करेंगे तो ये गिरता ही जा रहा है, देखो ठीक है। एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं करी, करके देख लेना, ऐसा कर्व ही बनेगा डाउनवर्ड। बात वही है जो मैंने अभी यहाँ लिखी है, AFC कर्व कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसलिए आंसर गिरता जा रहा है। पर ये ज़ीरो नहीं होगा। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, आउटपुट भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ नहीं है इनमें से। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कभी नेगेटिव ही नहीं होगा। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसीलिए ये कर्व कभी ज़ीरो को टच नहीं करेगा। तो इस टाइप की शेप को मैथ्स में हम लोग वर्ड देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये यहाँ पे मेंशन कर देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बड़े सिंपल था एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बताया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी हम निकाल लेंगे। तो टेबल चाहो तो पूरा बना सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे लिमिटेड जितना हिस्सा चाहिए वही बनाया। फिक्स कॉस्ट हमने 10 रखी हुई थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी निकाली हमने ये। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहाँ से निकाल दी, तो मैं तुम्हें टेबल दिखा देता हूँ। ये वेरिएबल कॉस्ट का टेबल था, इसके लिए हमने ये रफ वर्क जो किया था पर पेन खर्चा, असल में ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। यानी ये जो चीज़ है इसे हम बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो ये जो रफ वर्क किया था असल में अब हमें समझ आ गया कि इसका असली नाम है AVC, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो ये तो हमें पहले ही पता है, 10, 9, 8 जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करा था, तो वो हमने यहाँ लिख दी 10, 9, 8। ये देखो ये लिख दी है ना, ये हम पिछले वाले क्वेश्चन 1 से हमने उठा ली, क्वेश्चन 1 से 10, 9, 8, 8.5, 10।
अब एवरेज टोटल कॉस्ट को तो कुछ भी नहीं होता, जैसे टोटल कॉस्ट कुछ नहीं होता, वो एफ सी प्लस वी सी होता है, ऐसी एवरेज टोटल कॉस्ट भी कोई अलग चीज़ नहीं होती। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। जैसे कि एफ सी प्लस वी सी होता है टी सी, तो सबके साथ आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा सबका, एवरेज एफ सी, एवरेज वी सी, एवरेज टी सी। तो ये टेबल कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। एवरेज एफ सी मैं निकाल चुका हूँ अभी पिछले क्वेश्चन में, एवरेज वी सी तो क्वेश्चन 1 में ही निकाल दिया था। एवरेज टी सी की क्वेश्चन ने बोला हमें शेप समझानी है, तो फॉर्मूला है एवरेज एफ सी प्लस एवरेज वी सी। ऐड करो, 10 + 10 20, 5 + 9 14, ये प्लस करके ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। अब ATC के ऊपर हमें कमेंट देना है, इसका डिज़ाइन कैसा बना है, इसकी शेप कैसी बनी है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, एवरेज TC को कुछ नहीं पता मुझे बढ़ना है घटना है, ये इन दोनों के भरोसे है। जैसे TC को कुछ नहीं पता, वो FC और VC के भरोसे चलता है। एवरेज TC को भी कुछ नहीं पता, वो चलता है एवरेज FC और एवरेज VC के भरोसे। तो चेक करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखी, यानी A से लेके B तक की रेंज देखते हैं, A to B। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा रखा। AVC जो है वो गिर रहा है, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ। AVC गिर रहा है 10 9 8, A to B यहाँ मैंने मेंशन कर रखा, A to B। AVC गिर रहा है, ठीक है। AFC हमेशा गिरता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हम अभी पिछली क्लासों में देख के आए हैं, पिछले टॉपिक्स में। ये गिर रहा है एवरेज FC, ये रहा, टिक लगा देते हैं, ये भी गिर रहा है। अब ATC क्या है, इन दोनों का टोटल, एवरेज FC प्लस एवरेज VC, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, तो ATC भी फॉल करेगा। ये देखो 20 14 11.3 ये भी फॉल कर रहा है। यानी A to B रेंज में, ये देखो यहाँ क्लियर कर रखा है मैंने, इन A to B रेंज AFC भी गिरा, AVC भी गिरा, तो ATC को तो खुद को कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना है, वो इन दोनों को देख रहा है, ये दोनों गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है, क्योंकि ये टोटल है उनका। अब B to C देखना है, मतलब यहाँ से यहाँ, ये देखो AFC गिर रहा है 0.8, तो यानी ये हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ -0.8। अगला AVC हो रहा है +0.5, +0.5, इसका टोटल करो, ये आ रहा है -0.3, यानी ATC जो होगा वो होगा -0.3, यानी 0.3 से फॉल करेगा। ये देखो फॉल कर गया ना 0.3 से, क्योंकि इसे कुछ नहीं पता क्या करना है, ये इन दोनों को देख रहा है, AFC क्या कर रहा है और AVC क्या कर रहा है, उस हिसाब से ATC में चेंज आ जाता है। यानी B to C रेंज में क्या खास बात हो रही है, AFC का जो फॉल है वो भारी पड़ रहा है, 0.8 बड़ा है, -0.8 जो है वो देखो बड़ा है, और AVC का जो राइज है वो छोटा है 0.5, इसीलिए ATC अभी गिरेगा। पहले भी ATC गिरा, बाद में भी गिरा, क्योंकि फॉल वाला हिस्सा -0.8 बड़ा है, राइज वाला हिस्सा यानी 0.5 छोटा है, इसलिए ATC गिरेगा। ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब C to D देखो, मतलब यहाँ से यहाँ ये हो रहा है -0.5, तो यहाँ लिख देते हैं अलग से -0.5 AFC, ठीक है, ये हिस्सा को हटा देते हैं। अब अगला देखो 8.5 से 10, इधर से इधर AVC हुआ है +1.5, तो इसका जो टोटल होगा ATC वो होगा, इसको सॉल्व करके देख लो, +1, यहाँ चेक करो ATC +1। कारण ये बढ़ गया, क्योंकि जो गिरने वाला हिस्सा है वो है -0.5 छोटा, बढ़ने वाला हिस्सा है +1.5 वो बड़ा, तो टोटल जो है वो हो गया +1। देखो यहाँ लैंग्वेज कैसी लिखनी है, इन C to D रेंज AFC गिर रहा है पर उसका फॉल छोटा है, लेस देन AVC का बढ़ना, इसीलिए ATC अब बढ़ेगा, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहो तो पॉज करके एक बार आराम से लिख भी लो
और दोबारा देखना हो तो चाहे दोबारा भी देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के हिसाब से ही आगे के डायग्राम बनेंगे। अब तो बनाते हैं, अब डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। पहले तो AFC को बाद में बनाएंगे, पहले हम AVC और ATC को समझते हैं। ये देखो दोनों गिर रहे हैं, AVC भी गिर रहा है, ये देखो 10, 9, 8, ये भी गिर रहा है 20, 14, 11.3। पर हाइट में एवरेज TC बड़ा है, ये देखो इससे बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। कितने से बड़ा है इससे हाइट में? यहाँ चेक करो 10 से बड़ा, यहाँ चेक करो 5 से बड़ा, यहाँ चेक करो 3.3। यानी इन दोनों के जो बीच का गैप है उसका नाम है एवरेज FC। अगर इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ, ATC माइनस AVC, तो वो निकल गया AFC। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ATC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC। और AFC ऑलवेज डिक्रीज, ये बात भी हमें पता है। यानी गैप इन दोनों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखो डायग्राम देखते हैं। फिर पहले तो इसको प्लॉट करके मैंने डायग्राम बना लिया। ATC हाइट में ऊपर रहेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो ATC हाइट में देखो ऊपर है, AVC हाइट में नीचे है। पर स्टार्टिंग में तो दोनों गिर रहे हैं, ATC भी और AVC भी। ये मैंने देखो अभी लिखवाया था, AFC गिरता है स्टार्टिंग में, AVC गिरता है, इसीलिए ATC भी फॉल करता है, यानी P से पहले वाले हिस्से में यहाँ तक। अब P to Q में क्या हो रहा है? AVC तो बढ़ रहा है, AVC तो बढ़ रहा है, पर AFC का फॉल अभी भारी होता है। जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था कि AFC का फॉल, यहाँ पे देखो AFC का फॉल 0.8 बड़ा है और AVC का राइज छोटा है, इसलिए ATC अभी और गिरेगा। तो वो डायग्राम में देखो दिख रहा है हमें, P to Q में AVC तो देखो बढ़ रहा है पर ATC गिर रहा है। ये वही वाला पॉइंट होगा जहाँ AFC का माइनस पॉइंट जो है वो भारी पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। AVC बढ़ रहा है, ATC गिर रहा है क्योंकि AFC का फॉल उस पर भारी पड़ गया। P to Q रेंज है ये, इसीलिए ATC दोबारा अभी भी फॉल कर रहा है। अब Q के बाद क्या हुआ देखो, AFC हमेशा गिरता है, अब वो फॉल जो है इसका छोटा पड़ गया होगा और AVC का राइज भारी पड़ जाता है। हम अगली पिछले पेज पे अभी देखा है, इसीलिए ATC बढ़ता है Q के बाद में। ATC अब बढ़ने लग गया, ये देखो AVC तो बढ़ ही रहा है। रीज़न फिर वही है, ये पिछले पेज पे अभी किया कि लास्ट में आके C to D फेज जो आ जाता है, AFC फॉल हो रहा है -0.5, पर AVC का राइज हैवी बढ़ गया +1.5, इसीलिए ATC बढ़ेगा +1। वही मैंने यहाँ ग्राफ में बनाया है। तो ये प्लॉट नहीं किया, चाहो तो तुम इसको प्लॉट करके देख सकते हो, यही शेप आएगी। पर ये हिस्से बनेंगे इसमें, P से पहले, P से Q और Q के बाद। तो ये 3 हिस्से तुम्हें समझाने हैं इसकी शेप में। अब जहाँ तक बात इस कर्व में गैप की है, तो देखो ये गैप पहले ज़्यादा है फिर कम है, ये देखो ये गैप इतना बड़ा, फिर जाके गैप छोटा हो गया, ये देखो आगे और छोटा हो गया गैप। क्योंकि ये जो गैप है इसका नाम है AFC। ATC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC इज इक्वल टू गैप है। ये जो गैप है बिटवीन, पूरा लिखना है, लिख लो आगे, ATC एंड AVC। और AFC ऑलवेज डिक्रीज, ये बात हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। यानी कि जो गैप है वो हमेशा कम होगा, गैप ऑलवेज डिक्रीज। ये देखो गैप कम होता जा रहा है, इस बात को भी हम आगे मेंशन भी कर देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ATC एंड AVC कर्व विल डिक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस का नाम है AFC और पिछले पेज पे हमने पढ़ा है AFC हमेशा डिक्रीज होता है, AFC ऑलवेज डिक्रीज, इसीलिए ये गैप डिक्रीज हो रहा है। पर ये दोनों आपस में टक्कर नहीं मार सकते, क्योंकि टक्कर का मतलब है गैप ज़ीरो, और AFC कभी ज़ीरो नहीं होता, तो ये टक्कर नहीं मारेंगे।
नेवर इंटरसेक्ट। तो ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज कॉस्ट चैप्टर के। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।